जय भीम मित्रों। 14 अप्रैल एक ऐसा पर्व बन चुका है जो बड़े ही धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जाता है। लेकिन इस बार की 14 अप्रैल बेहद खास और ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि इस बार मायावती और चंद्रशेखर जैसे बड़े बड़े बहुजन नेताओं ने अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में अपने अपने बेहतरीन ओपिनियन दिए हैं और 14 अप्रैल को बड़े ही धूमधाम से वैश्विक स्तर पर मनाने का ऐलान किया है। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम मायावती और चंद्रशेखर आजाद के उस ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताना शुरू करें, उससे पहले हम आपको बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और शिक्षा के महत्व को समझते थे। उनकी माता भीमाबाई एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। बाबा साहेब अपने माता पिता की सबसे छोटे संतान थे। उनके पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे। जातिगत भेदभाव के कारण उनके परिवार को समाज में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पिता ने उनकी शिक्षा को प्राथमिकता दी और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बचपन में बाबा साहेब को जातिगत भेदभाव और सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अन्य सवर्ण बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, न ही उन्हें पानी के घड़े या कुएं से पानी लेने की अनुमति थी। अगर उन्हें पानी पीना होता तो कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊपर से पानी डालता, लेकिन कई बार उन्हें बिना पानी के ही रहना पड़ता था। इन अनुभवों ने उनके मन में सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। शिक्षा के प्रति उनका झुकाव शुरू से ही था, लेकिन कठिनाइयों के कारण पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना आसान नहीं था। उनके पिता ने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे भीमराव अंबेडकर ने विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा और मुंबई में पूरी की। उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत को देखते हुए कुछ शिक्षकों ने उनका समर्थन किया, जिससे वे आगे बढ़ सके। बचपन से ही वह अन्याय के प्रति संवेदनशील थे और समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प उनके मन में जन्म लेने लगा था। बचपन में सामाजिक भेदभाव झेलने के बावजूद बाबा साहेब पढ़ाई में हमेशा आगे रहे। जब उनके पिता का तबादला सतारा हो गया तो परिवार वहीं रहने लगा, लेकिन कुछ साल बाद उनकी माता का देहांत हो गया, जिससे उनके जीवन में कठिनाइयां और बढ़ गईं। मां के निधन के बाद पिता ने उन्हें संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन परिवार की स्थिति कठिन बनी रही। मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में प्रवेश पाकर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया। उस समय अछूत समुदाय से आने वाले बच्चों का स्कूल जाना बहुत दुर्लभ था, लेकिन बाबा साहेब की प्रतिभा के कारण उन्हें पढ़ने का अवसर मिला। 1907 में जब उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की तो यह पूरे महार समाज के लिए गर्व की बात थी। उनके इस सफलता पर समुदाय के लोगों ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें उनका उत्साह बढ़ाया गया। इसके बाद उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, जो उस समय बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। यह उपलब्धि किसी भी अछूत युवक के लिए असाधारण थी। पढ़ाई के दौरान भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। वे छात्रावास में रहने के बावजूद ऊंची जाति के छात्रों के साथ घुलने मिलने में असहज महसूस करते थे, क्योंकि उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कठिन संघर्ष के बाद 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यह उनकी शिक्षा यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने आगे उन्हें उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित किया। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद
बाबा साहेब के सामने आगे की शिक्षा और जीविका का प्रश्न था। इसी समय बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, जो दलितों की शिक्षा और उत्थान के समर्थक थे, ने बाबा साहेब को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने की पेशकश की। इस छात्रवृत्ति की शर्त यह थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद बाबा साहेब को बड़ौदा राज्य की सेवा में कुछ वर्षों तक कार्य करना होगा। 1913 में इस सहायता के कारण बाबा साहेब को अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र में गहन अध्ययन किया। 1916 में उन्होंने नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी नामक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसने उनकी गहरी बौद्धिक क्षमता को दर्शाया। इसी दौरान उन्होंने शूद्रों की उत्पत्ति पर भी शोध किया, जो आगे चलकर उनके क्रांतिकारी विचारों का आधार बना। 1917 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत लौटना पड़ा। भारत लौटने के बाद वे बड़ौदा पहुंचे, जहां महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें राज्य की सेवा के लिए नियुक्त किया। उन्हें बड़ौदा राज्य के सैन्य सचिवालय में नौकरी दी गई, लेकिन यहां भी उनका जातिगत भेदभाव पीछा नहीं छोड़ रहा था। उच्च जाति के कर्मचारी उनके साथ बैठने को तैयार नहीं होते थे। उन्हें दफ्तर में पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था। यहां तक कि जिस होटल में वे ठहरे थे, वहां भी उनकी जाति पता चलते ही उन्हें अपमानित किया गया और मजबूर होकर उन्हें वह जगह छोड़नी पड़ी। इस अपमानजनक स्थिति ने बाबा साहेब के मन में गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्हें महसूस हुआ कि सिर्फ शिक्षा से सामाजिक भेदभाव समाप्त नहीं होगा, बल्कि इसके खिलाफ संगठित होकर संघर्ष करना होगा। बड़ौदा में असहनीय भेदभाव झेलने के बाद वे नौकरी छोड़कर मुंबई लौट आए। मुंबई में भी उनके लिए कोई ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर उनके एक पारसी मित्र ने उन्हें अपने घर में अस्थायी रूप से रहने की जगह दी। बड़ौदा में जो कुछ भी हुआ, उसने बाबा साहेब को यह सिखाया कि अकेले व्यक्तिगत उन्नति से समाज का उद्धार संभव नहीं है। इस अपमान ने उनके संघर्ष की लौ को और अधिक प्रज्वलित कर दिया और वे दलित समाज को शिक्षित, संगठित और संघर्ष करने के मार्ग पर ले जाने के लिए संकल्पित हुए। बाबा साहेब अंबेडकर जब बड़ौदा में अपमान सहकर मुंबई लौटे, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या जीविका और आगे की शिक्षा थी। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा। इसी दौरान उनकी प्रतिभा और सामाजिक सुधार की सोच को कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहूजी महाराज ने पहचाना। शाहूजी महाराज सामाजिक न्याय और दलित उत्थान के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई बार खुले मंच से ब्राह्मणवाद और जातिगत भेदभाव की आलोचना की थी। जब शाहूजी महाराज को बाबा साहेब के संघर्ष और उनके अपमान की घटनाओं के बारे में पता चला, तो उन्होंने न केवल उनका समर्थन किया, बल्कि उनकी उच्च शिक्षा के लिए भी सहायता की। उन्होंने बाबा साहेब को हर प्रकार की सामाजिक और आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया। इसी सहयोग के चलते बाबा साहेब ने फिर से लंदन जाकर अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। शाहूजी महाराज के आर्थिक सहयोग से बाबा साहेब 1920 में लंदन गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और बार एट लॉ की डिग्री भी हासिल की। शाहूजी महाराज न केवल बाबा साहेब के संरक्षक बने, बल्कि उन्होंने उन्हें सामाजिक सुधार के कार्यों के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बाबा साहेब को अपना समर्थन दिया और उन्हें एक महान समाज सुधारक के रूप में देखा। शाहूजी महाराज के इसी समर्थन ने बाबा साहेब को आत्मविश्वास दिया कि वे न केवल अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं, बल्कि दलित समाज के लिए एक मजबूत आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं। शाहूजी महाराज और बाबा साहेब की यह दोस्ती केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक क्रांति की साझेदारी थी। शाहूजी महाराज ने हमेशा जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई और अपने राज्य में अछूतों को शिक्षा और रोजगार में विशेष अवसर दिए। उन्होंने अपने दरबार में दलितों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों को हटाया। बाबा साहेब के संघर्ष में
शाहूजी महाराज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। अगर उन्होंने बाबा साहेब की मदद न की होती तो शायद बाबा साहेब को विदेश में पढ़ाई पूरी करने और आगे चलकर भारत में सामाजिक आंदोलन खड़ा करने में और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इस सहयोग ने बाबा साहेब को न केवल एक मजबूत बौद्धिक आधार दिया, बल्कि उन्हें समाज में क्रांति लाने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास भी प्रदान किया। भारत में दलितों को सदियों से सार्वजनिक जल स्रोतों के उपयोग से वंचित रखा गया था। महाराष्ट्र के महाड़ शहर में भी यही स्थिति थी। वहां की नगरपालिका ने 1923 में एक आदेश पारित किया था कि सभी जातियों को चवदार तालाब से पानी लेने का अधिकार होगा, लेकिन समाज के ऊंची जाति के लोग इस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने इसे दलित अधिकारों के लिए एक बड़ा मुद्दा बनाया और 20 मार्च 1927 को महाड़ में एक बड़ा सत्याग्रह आयोजित किया। हजारों दलितों के साथ उन्होंने चवदार तालाब पर जाकर पानी पिया, यह दर्शाने के लिए कि पानी पर सबका समान अधिकार है। लेकिन जब यह खबर फैली तो ऊंची जाति के लोगों ने इसका विरोध किया। सत्याग्रह के अगले दिन दलितों पर हमला हुआ, उनके घरों और दुकानों को जला दिया गया। इस घटना ने बाबा साहेब को यह समझा दिया कि केवल कानून पास कर देने से भेदभाव खत्म नहीं होगा, बल्कि समाज को जागरूक और संगठित करना पड़ेगा। महाड़ सत्याग्रह भारतीय इतिहास में दलित अधिकारों के संघर्ष का एक ऐतिहासिक पड़ाव बना। महाड़ सत्याग्रह के बाद बाबा साहेब को यह स्पष्ट हो गया था कि जातिवाद की जड़ें गहरी हैं और इसकी बुनियाद मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में है, जो शूद्रों और अछूतों को हीन मानते हैं। इसलिए उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें हजारों अनुयायी शामिल हुए। इस सम्मेलन में बाबा साहेब ने मनुस्मृति की नीतियों की आलोचना करते हुए इसे असमानता और शोषण का ग्रंथ करार दिया। उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से जलाने का निर्णय लिया। यह कार्य क्रांतिकारी था, क्योंकि मनुस्मृति को हिंदू धर्मशास्त्र का आधार माना जाता था। इस आयोजन में बाबा साहेब के समर्थकों ने नारे लगाए, मनुस्मृति का नाश हो, और फिर प्रतीकात्मक रूप से इस ग्रंथ को जलाया गया। इस घटना ने भारत में सामाजिक क्रांति की एक नई लहर पैदा की और दलितों को संगठित होने की प्रेरणा दी। महाड़ सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि यह संकेत थे कि बाबा साहेब केवल सुधारों में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि वास्तविक सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। ये दोनों घटनाएं उनके आंदोलन की नींव बनी और आगे चलकर उनके नेतृत्व में अछूतों के अधिकारों की लड़ाई और तेज हो गई। बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच का सबसे ऐतिहासिक टकराव पूना पैक्ट के रूप में सामने आया। यह विवाद मुख्य रूप से अछूतों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था को लेकर था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था। बाबा साहेब अंबेडकर मानते थे कि यदि दलितों को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र पहचान और अलग से वोट देने का अधिकार मिल जाए, तो वे अपने असली प्रतिनिधि चुन सकेंगे जो उनके अधिकारों के लिए लड़ सकें। उन्होंने इस मांग को गोलमेज सम्मेलन में रखा, जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड के रूप में स्वीकार कर लिया और दलितों को हिंदुओं से अलग राजनीतिक पहचान देने का फैसला किया। लेकिन महात्मा गांधी इसके सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर दलितों को अलग राजनीतिक पहचान मिल गई तो हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। गांधी ने इसके विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने यह संदेश दिया कि अगर अलग निर्वाचिका की योजना लागू हुई तो वे अनशन जारी रखेंगे, भले ही उनकी मृत्यु हो जाए। गांधी के अनशन का दबाव बढ़ने लगा और देश भर में इसे लेकर बेचैनी फैल गई। बाबा साहेब को भी दलित समाज की सुरक्षा और भविष्य की चिंता थी। उन्हें लगा कि अगर गांधी की मृत्यु हो जाती है तो इसका दोष दलितों पर आ सकता है और इससे उनके आंदोलन को नुकसान हो सकता है। ऐसे हालात में 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के तहत अछूतों को अलग निर्वाचिका न देकर आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई।
ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित 71 सीटों को बढ़ाकर 148 सीटें कर दी गईं। अछूतों को हिंदू समाज में रहते हुए ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए अछूतों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि बाबा साहेब अंबेडकर इस समझौते से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। वे जानते थे कि अलग निर्वाचिका से दलित समाज को वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता मिल सकती थी, लेकिन गांधी के अनशन और तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने यह समझौता किया। बाद में उन्होंने इसे दलितों के गले की फांसी तक कहा, क्योंकि इससे दलितों को सही मायनों में स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। पूना पैक्ट भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने दलितों को आरक्षण का अधिकार दिलाया, लेकिन उनके स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व को बाधित कर दिया। आगे चलकर यह घटना अंबेडकर और गांधी के वैचारिक मतभेदों का भी प्रमुख कारण बनी, जो उनके पूरे जीवन में जारी रहे। देश की आजादी के बाद भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाने की आवश्यकता थी जो सभी नागरिकों को समान अधिकार दे और देश को एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित करे। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए जब संविधान सभा का गठन हुआ तो बाबा साहेब अंबेडकर को इसकी संविधान प्रारूपण समिति का अध्यक्ष चुना गया। यह उनके अद्वितीय कानूनी ज्ञान, सामाजिक समझ और दूरदृष्टि का प्रमाण था। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में असाधारण भूमिका निभाई। उन्होंने इसे केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का एक शक्तिशाली हथियार बनाया। उनके नेतृत्व में ऐसा संविधान तैयार किया गया जिसने भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की नींव रखी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न करे। संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर भारतीय नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति की सुरक्षा और शोषण के विरुद्ध अधिकार मिले। उन्होंने यह भी तय किया कि सरकार किसी भी प्रकार के छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने के लिए कानूनी उपाय करे। आरक्षण की नीति भी उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण का परिणाम थी। वे जानते थे कि सदियों से दलितों और पिछड़े वर्गों के साथ किए गए अन्याय को केवल कानूनी समानता से खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। यह केवल सामाजिक न्याय की बात नहीं थी, बल्कि इसे एक साधन के रूप में देखा गया जिससे हजारों वर्षों से वंचित समुदायों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। संविधान सभा में कई मुद्दों पर मतभेद भी हुए, लेकिन बाबा साहेब ने अपने तर्कों और ज्ञान के आधार पर सभी को सहमत कर लिया। उन्होंने संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने, नागरिकों को समान अधिकार देने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ठोस प्रावधान किए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत में कानून का शासन हो और किसी भी प्रकार की तानाशाही प्रवृत्तियों को रोका जा सके। संविधान निर्माण के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोग उनके विचारों से असहमत थे, खासकर आरक्षण और सामाजिक समानता के मुद्दों पर, लेकिन उन्होंने हर बहस का उत्तर तथ्यों और तर्कों के साथ दिया। उनका यह मानना था कि यदि भारत को एक सशक्त और प्रगतिशील राष्ट्र बनाना है तो उसे अपने सबसे कमजोर नागरिकों को भी समान अवसर देने होंगे। संविधान को अंतिम रूप देने में लगभग 3 साल का समय लगा और अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। 26 जनवरी 1950 को यह आधिकारिक रूप से लागू हुआ और भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। जब संविधान सभा में बाबा साहेब ने अपना अंतिम भाषण दिया तो उन्होंने सभी नागरिकों को यह चेतावनी दी कि राजनीतिक समानता के बावजूद सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करना अभी भी एक चुनौती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारत के लोग संविधान की मूल भावना को नहीं अपनाएंगे तो यह सबसे अच्छी किताब भी निष्प्रभावी हो जाएगी। संविधान निर्माण में उनकी भूमिका केवल एक लेखक की नहीं, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी नेता की थी
जिसने भारत के भविष्य को आकार दिया। उन्होंने केवल कानून नहीं बनाए, बल्कि एक ऐसा आधार तैयार किया जिस पर एक समतावादी समाज की इमारत खड़ी हो सके। उनका संविधान भारत की आत्मा बन गया और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षा और विचार की शक्ति किसी भी सामाजिक बंधन को तोड़ सकती है। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में सामाजिक समानता और जातिवाद के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया, लेकिन वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदू धर्म में रहते हुए दलितों को कभी न्याय नहीं मिल सकता। उन्होंने 1935 में ही यह घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू के रूप में जन्मा जरूर हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इसके बाद वे यह विचार करने लगे कि किस धर्म में जाने से दलितों को आत्मसम्मान और समानता मिल सकती है। उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया, जिनमें इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। बौद्ध धर्म के प्रति उनका झुकाव बढ़ता गया, क्योंकि यह एक ऐसा धर्म था जो मानवतावाद, समानता और तर्क पर आधारित था। उन्होंने पाया कि बुद्ध का संदेश दलितों के उत्थान के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इसमें किसी जाति व्यवस्था की कोई जगह नहीं थी और यह वैज्ञानिक और तर्क संगत था। उन्होंने बौद्ध धर्म के विभिन्न ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और इसे ही अपने और अपने अनुयायियों के लिए उपयुक्त पाया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों की उपस्थिति में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह न केवल उनके व्यक्तिगत धर्म परिवर्तन की घटना थी, बल्कि एक सामूहिक सामाजिक क्रांति थी। इस अवसर पर भिक्षु चंद्रमणि ने उन्हें त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ की दीक्षा दी। इसके बाद उन्होंने स्वयं अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाईं, जिनमें यह स्पष्ट किया गया कि वे हिंदू धर्म की किसी भी रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानेंगे, ब्राह्मणवादी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे और समानता तथा मानवता के सिद्धांतों का पालन करेंगे। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बाबा साहेब ने बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना शुरू किया। उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखी, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को दलितों और आम जनता के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया। यह पुस्तक उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई और बौद्ध धम्म को समझने के लिए एक प्रमुख स्रोत बनी। बाबा साहेब का स्वास्थ्य इस समय तक बहुत बिगड़ चुका था। लंबे समय तक संघर्ष, अत्यधिक काम और स्वास्थ्य समस्याओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। वे मधुमेह और अन्य बीमारियों से ग्रसित थे, लेकिन फिर भी वे सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में सक्रिय रहे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने निवास स्थान पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाजों से किया गया और लाखों अनुयायियों ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन के बाद भी उनके विचार और आंदोलन जीवित रहे और उनका धर्म परिवर्तन भारतीय समाज में नवयान बौद्ध आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा। बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा, सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान की एक अमर कहानी है। उन्होंने न केवल संविधान का निर्माण किया, बल्कि भारत में सामाजिक क्रांति की नींव भी रखी। उनका बौद्ध धर्म ग्रहण करना केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि यह पूरे दलित समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास था। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी लाखों लोगों को समानता और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के निधन के बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन लोगों पर थी जिन्होंने उनके विचारों को आत्मसात किया था। लेकिन 1956 के बाद दलित आंदोलन बिखरने लगा। कांग्रेस और अन्य दलित विरोधी ताकतों ने अंबेडकर के आंदोलन को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया। दलित राजनीति दिशाहीन हो गई और अंबेडकरवादी आंदोलन ठहराव की स्थिति में आ गया। इसी दौर में एक ऐसा व्यक्तित्व उभरा जिसने बाबा साहब के अधूरे मिशन को फिर से जीवित कर दिया। यह व्यक्तित्व था कांशीराम साहब, जिन्होंने केवल दलित समाज को ही नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज को संगठित करके एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की। कांशीराम का जन्म 1934 में पंजाब के रोपड़ जिले में एक अनुसूचित जाति परिवार में हुआ।
वे विज्ञान के छात्र थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद एक सरकारी नौकरी में चले गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सरकारी कार्यालयों में दलित और पिछड़े कर्मचारियों के साथ कैसा भेदभाव किया जाता है, तो उन्होंने नौकरी छोड़कर बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बाबा साहब के विचारों को समझने के बाद कांशीराम ने महसूस किया कि दलित समाज केवल भावनात्मक नारों और सामाजिक सुधार के प्रयासों से मुक्त नहीं होगा, बल्कि इसके लिए राजनीतिक ताकत जरूरी है। बाबा साहब ने भी कहा था, राजनीतिक सत्ता ही सभी समस्याओं का समाधान है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कांशीराम ने 1971 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य इन वर्गों के शिक्षित लोगों को संगठित करना था, ताकि वे समाज के अन्य दबे कुचले लोगों की मदद कर सकें। बामसेफ के माध्यम से उन्होंने बौद्धिक वर्ग को जागरूक करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने देखा कि केवल कर्मचारियों और शिक्षित वर्ग को संगठित करके पूरे समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता। इसलिए उन्होंने 1981 में DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई। इस संगठन का लक्ष्य दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाकर राजनीतिक ताकत बनाना था। DS4 के माध्यम से उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया और बहुजन समाज को संगठित करने का प्रयास किया। कांशीराम ने महसूस किया कि अगर दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को वास्तविक हक मिलना है, तो उन्हें अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी बनानी होगी जो सिर्फ उनके अधिकारों के लिए लड़े। इसलिए 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब की जयंती के दिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। यह पार्टी केवल दलितों की पार्टी नहीं थी, बल्कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत पर बनी थी। इसमें अनुसूचित जातियों के साथ पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज को भी जोड़ा गया। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पारंपरिक दलित राजनीति से अलग थी। यह केवल सामाजिक सुधार की बात नहीं करती थी, बल्कि सत्ता प्राप्त करने और उसे बहुजन समाज के हित में उपयोग करने की नीति पर केंद्रित थी। कांशीराम ने स्पष्ट कहा कि हम सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेंगे, तभी हमें सम्मान और अधिकार मिलेगा। कांशीराम साहब ने दलितों और पिछड़ों को यह समझाया कि वे कांग्रेस और अन्य पारंपरिक पार्टियों के वोट बैंक न बने। उन्होंने बहुजन समाज को मनुवादी ताकतों के खिलाफ लामबंद किया और उन्हें बताया कि जब तक सत्ता उनके हाथ में नहीं आएगी, तब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा। उन्होंने कई नारे गढ़े जो जन जन तक पहुंचे, जैसे तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम साहब ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में दलितों को नई राजनीतिक दिशा दी। उन्होंने बहुजन समाज को यह सिखाया कि वे अपने दम पर सरकार बना सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। 1993 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से सरकार बनी, जिसमें पहली बार बहुजन समाज सत्ता के केंद्र में आया। इसके बाद 1995 में मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और यह इतिहास में पहली बार था कि एक दलित महिला भारत के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी। यह कांशीराम साहब की रणनीति और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिणाम था। 2003 में कांशीराम की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्होंने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद भी उनकी विचारधारा और आंदोलन जारी रहा। कांशीराम साहब ने केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई, बल्कि एक सोशल इंजीनियरिंग मॉडल विकसित किया जो बहुजन समाज को सत्ता में भागीदार बनाने की दिशा में काम करता रहा। उन्होंने बाबा साहब के अधूरे मिशन को एक नई दिशा दी और यह दिखाया कि राजनीतिक शक्ति के बिना सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। उनका आंदोलन आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है और बहुजन समाज को अपने हक के लिए लड़ने की ताकत देता है।
बाबा साहेब ने जो सपना देखा था उसे हकीकत में बदलने का काम कांशीराम साहब ने किया। उन्होंने बहुजन समाज को यह सिखाया कि वे सिर्फ वोट देने वाले नहीं बल्कि सत्ता में भागीदार बनने वाले लोग हैं। उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया वह आज भी एक मजबूत विचारधारा के रूप में जिंदा है और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब हम आपको मायावती और चंद्रशेखर आजाद के उस बयान के बारे में भी बताएंगे। मायावती जी ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें जो अधिकार दिए, आज हम उन्हीं की बदौलत सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज भी बहुजन समाज को समानता और न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बाबा साहब ने संविधान के जरिए हमें अधिकार, सम्मान और बराबरी की जिंदगी जीने का अवसर दिया। उनके अथक प्रयासों के कारण ही आज बहुजन समाज शिक्षित हो रहा है, ऊंचे पदों पर पहुंच रहा है और अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि आज भी हमें हर स्तर पर भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में हमें बराबरी का अधिकार देने के बावजूद व्यवस्था ने हमें हमारे हिस्से का पूरा न्याय नहीं दिया। ऐसे में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करें और समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष जारी रखें। इस बार 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती केवल उत्सव नहीं होगी, बल्कि यह हमारे हक और हकूक की आवाज बुलंद करने का दिन होगा। अंबेडकर जयंती सिर्फ एक परंपरा निभाने का अवसर नहीं है, बल्कि यह दिन हमें अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर विचार करने का मौका देता है। इस बार हमें सिर्फ झंडे और बैनर लगाने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि अपने हकों की मांग को और अधिक सशक्त तरीके से सामने रखना है। हमें यह संदेश देना है कि बाबा साहब के अनुयायी आज भी जागरूक हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस जयंती को हमें आंदोलन और जागरूकता के माध्यम में बदलना होगा, जिससे बहुजन समाज अपनी शक्ति को पहचाने और अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करे। मैं पूरे बहुजन समाज से आह्वान करती हूं कि इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में घरों से बाहर निकलें, रैलियों, सभाओं और जागरूकता अभियानों का हिस्सा बने। 14 अप्रैल को बहुजन समाज को यह दिखाना होगा कि हम सिर्फ अतीत का सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य को भी सशक्त बनाने के लिए तैयार हैं। हर गांव, हर शहर, हर जिले में इस जयंती को अभूतपूर्व तरीके से मनाया जाए। बड़े स्तर पर रैलियां निकाली जाएं, संगोष्ठियां आयोजित की जाएं और बाबा साहब के विचारों पर चर्चा हो। बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को आम जनता के बीच जाकर संविधान और बहुजन हितों के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर विचार गोष्ठियां हों, जिससे युवाओं को बाबा साहब के संघर्ष और उनके द्वारा दिए गए अधिकारों की सही जानकारी मिले। देश के हर कोने में बाबा साहब के विचारों की गूंज सुनाई देनी चाहिए। यह जयंती सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक क्रांति का रूप लेनी चाहिए। बाबा साहब का संदेश हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति के दिल में उनके विचारों की लौ जले। इस दिन को एक आंदोलन का रूप दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ एक उत्सव के रूप में न देखें, बल्कि इसे बहुजन समाज की शक्ति और एकता के प्रतीक के रूप में याद करें। हमें अपने संघर्ष को तेज करना होगा, अपनी मांगों को मजबूती से रखना होगा और यह दिखाना होगा कि हम सिर्फ इतिहास के पन्नों में सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने अधिकारों के लिए हमेशा जागरूक और संघर्षशील रहेंगे। इस बार की अंबेडकर जयंती ऐतिहासिक होगी अगर हम सभी मिलकर इसे एक सामाजिक परिवर्तन का पर्व बना दें। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, साथियों, इस बार की अंबेडकर जयंती सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं होगी, बल्कि यह बहुजन शक्ति और जागरूकता का सबसे बड़ा प्रदर्शन बनेगी। हम हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, लेकिन इस बार हमें इसे एक ऐतिहासिक अवसर में बदलना है। यह सिर्फ मिठाई बांटने या औपचारिक कार्यक्रम करने का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की जागरूकता और शक्ति का प्रदर्शन करने का दिन है। बाबा साहब ने जिस समाज की मुक्ति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, क्या हम उस समाज को न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं? अगर हां,
तो इस बार हमें अपनी उपस्थिति पूरे देश में दर्ज करानी होगी। हर बहुजन को यह समझना होगा कि यह दिन सिर्फ अतीत को याद करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य को संवारने के लिए भी है। संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि हमारे अधिकारों की गारंटी है। इसी संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया, सामाजिक न्याय की नींव रखी और हमें वह सम्मान दिलाया जिसका हम सदियों से हकदार थे। लेकिन आज इस संविधान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आरक्षण को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनों को कमजोर किया जा रहा है और बहुजन समाज को हाशिए पर धकेलने की रणनीति अपनाई जा रही है। अगर हम आज भी चुप रहे तो आने वाले वर्षों में हम फिर उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से बाबा साहब ने हमें बाहर निकाला था। इसलिए इस बार की अंबेडकर जयंती एक संकल्प दिवस भी होना चाहिए, एक ऐसा संकल्प जिसमें हम अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से खड़े हों। हमारे पूर्वजों ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपमान सहा, लेकिन हार नहीं मानी। बाबा साहब ने हमें शिक्षा, संगठन और संघर्ष का मंत्र दिया था। अगर हम आज इस संघर्ष से पीछे हटे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। वे पूछेंगी कि जब उनके अधिकार छीने जा रहे थे, जब उनके लिए बनाए गए कानून कमजोर किए जा रहे थे, तब हम कहां थे, हम क्या कर रहे थे। इसीलिए यह जरूरी है कि हम इस अंबेडकर जयंती को सिर्फ एक उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि अपनी एकता और संघर्ष का संदेश देने के रूप में मनाएं। हमारी जयंती की रैलियां, हमारे जुलूस, हमारे आयोजन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए। वे इस बात का प्रमाण होने चाहिए कि बहुजन समाज अब जाग चुका है कि वह अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस दिन को हमें आंदोलन के रूप में मनाना होगा। इस जयंती पर हमें यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि हम अपने अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नीला झंडा हमारी पहचान है, हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, हमारी समानता की लड़ाई का प्रतीक है। 14 अप्रैल को यह झंडा सिर्फ किसी मंच या कुछ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह देश के हर कोने में लहराना चाहिए। हर घर, हर गली, हर गांव में इसे सम्मान के साथ फहराया जाना चाहिए। इस दिन बहुजन समाज को दिखाना होगा कि वह अपनी पहचान को लेकर गर्व महसूस करता है और अपने अधिकारों के लिए हर परिस्थिति में लड़ने को तैयार है। बहुजन समाज अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरे और साबित करे कि बाबा साहब के अनुयायी किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। बाबा साहब के अनुयायी कभी अन्याय के सामने नहीं झुके और न ही अब झुकेंगे। आज भी हमें भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम इसे सहन नहीं करेंगे। हम संगठित होंगे, हम शिक्षित होंगे और हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। इस बार की अंबेडकर जयंती सिर्फ इतिहास में दर्ज होने के लिए नहीं होगी, बल्कि यह इतिहास बनाने के लिए होगी। यह हमारे समाज की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण बनेगी। यह उन लोगों को जवाब होगी जो हमें बांटने की कोशिश करते हैं। यह उन ताकतों को एक चेतावनी होगी जो हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। इस बार की जयंती एक संदेश होगी कि बहुजन समाज अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह जागरूक और तैयार है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।